दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर आपके साथ हाजिर था पिछले केस स्टडी में, जो कि लेनोवो का बोर्ड था, लेनोवो योगा 514 सीरीज़ का जो बोर्ड था। जहाँ तक मैंने चेक कराया, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया और जो है आपने कोशिश की है, एफर्ट किया है। और अच्छी बात है ये, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका नॉलेज जो है ब्रश अप होता है। हो सकता है कि कुछ अलग एक्सपेक्ट हो बोर्ड के अंदर, कुछ अलग प्रॉब्लम हो जो कि अंदाज से तो नहीं किया जा सकता है। मैं बार बार ये बात आप लोगों को बताता हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो कंडीशन तो देख रहे हैं अभी भी सेम है। ये 0.073 तक जाता है और ये ड्रॉप बैक हो जाता है। तो ऐसे में हम लोगों ने जो लास्ट चेक किया था वो था सेक्शन रैम का सेक्शन, ठीक है। रैम का 17 नंबर पिन, और मैं वो निकाल देता हूँ। तो ये पॉइंट था जहाँ पर हमने चेक किया। ये दोनों पॉइंट था जिसको कि हमने बताया कि ये बन रही है और सीधे ड्रॉप हो जा रही है ये। लेकिन S3 जो है ये बनने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉल डाउन हो रहा है। तो रीज़न क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल फॉल डाउन का सीधा मतलब होता है कि कुछ लीक है बोर्ड के अंदर। और लीकेज का जो रीज़न है वो ज़रूरी नहीं है कि इसी के पास हो। अगर फ़र्ज़ करिए कि पीछे की ही सप्लाई जितनी रिक्वायरमेंट है, इवन कि S0 तक की सप्लाई या S5 की स्टेट, अगर कोई सी भी अगर प्रॉपर ना हो, तो उसका रीज़न आपको नतीजा क्या मिल सकता है, वो एक्सपोनेंशियल फॉल डाउन। मोस्ट ऑफ द केस में हमने देखा है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉल डाउन सम टाइम इस कैपेसिटर के लीकेज की वजह से भी होता है। सम टाइम आगे कहीं पर प्रॉब्लम है, जहाँ जा रही है वहाँ से ये हो सकता है, या मॉसफेट लीकेज है, अपर या लोअर मॉसफेट लीकेज है, या खुद आईसी भी ख़राब निकलती है। तो इतने तरह की तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक यहाँ पर आपको एक यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जब हमने अभी आपको चेक कराया कि ये जो 3-5 का जो एरिया है, तो यहाँ पर हमें बखूबी यहाँ पर वोल्टेज मिलती हुई नज़र आ रही है। देखिए आप, मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, तो मल्टीमीटर पर आपको ये 3.4 वोल्ट नज़र आ रहा है, कांस्टेंट एकदम। और यहाँ पर हम जब चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर 5 वोल्ट प्रॉपर नज़र आ रहा है। लेकिन इसी चीज़ को मैं आपको DSO से दिखाना चाहूँगा। और DSO को पहले मैं बाहर निकल जाता हूँ, इससे ऑन करता हूँ। मैं पहले ऑफ़ करता हूँ, ये ऑफ़ किया मैंने और ये ऑन किया। तो अभी यहाँ पर दिखा रहा है राइज़ हो रहा है। तो मैं टाइम को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर से ऑफ़ करता हूँ और ऑन करता हूँ। तो ये पॉइंट जो है कुछ बता रहा है आपको कि ये कुछ प्रॉब्लम का रूट है इसके अंदर। क्या है वो आप भी देख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं करूं तो ये पॉइंट जो है आपको कुछ दर्शाता है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। टाइम 500 मिली सेकंड कर दिया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कैप्चर करने में। तो अभी तक डिस्प्ले नहीं आया, वहाँ पर दिखा रहा है डिस्प्ले पर। थोड़ा सा टाइम को पीछे कर देते हैं, तब ठीक रहेगा। तो ये देखिए, ये एक चीज़ है जो ये गिरना तो चलिए वो नहीं देखेंगे इसको। ये जो लाइन है, इसी को मैं अगर बाहर निकल जाता हूँ, नॉर्मल मोड पर टेस्ट पॉइंट पर रख करके ऑटो कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसको एग्जामिन करेंगे कि ये किस तरह का दिखा रहा है। लेकिन ऐसे भी नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा हमें जो है टाइम लेवल को कम करना होगा, यानी इसको 50 मिली सेकंड पर मैंने रखा है। आपको सिर्फ देख के अंदाज़ करना होगा। ये देखिए, ये जो बीच में एक लाइनिंग आ रही है आपको, इस लाइनिंग को अगर हम रोक के देखें, इस लाइनिंग को अगर हम रोक के देखें, अगर इतने देर में तो ये भाग जा रहा है, ठीक है। तो इतने देर में तो ये सुनेगा भी नहीं, ऑटो तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है, क्योंकि ये इतने देर में हट जा रहा है। तो हमें टेस्ट पॉइंट का ही यूज़ लेना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम लेवल को हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं।
तो अब देखेंगे कि वो क्या दिखाता है। ये देखिए, जो ये लाइनिंग है ना, ये इसी को ग्लिच कहते हैं, और ये ग्लिच जो है ठीक नहीं है, जिसकी वजह से एक्सपोनेंशियल फॉल डाउन आ सकता है और कुछ समय के बाद ये गिर जा रही है। 5 में अगर देखेंगे तो 5 के लिए 2 वोल्ट डिवीजन कर देते हैं और 5 में चेक करेंगे क्या 5 में भी है, 5 वोल्ट में, तो 5 वोल्ट हमारा प्रॉपर है, इसमें कोई भी ग्लिच नहीं है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमें 5 वोल्ट पर कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। फिर भी फाइनल करते हैं। इस काम में जल्दी बिल्कुल नहीं करने का है कि आप देख लीजिए हाँ हाँ फटाफट बन रही है और आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो फिर सिवाय पीसीएच के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए कंफर्म कर लेते हैं हम लोग कि ऑफ़ कर दिया है, अभी ऑन किया और चेक करते हैं इसको। कैपेसिटर पर भी रख के चेक कर सकते हैं, आउटपुट पर भी चेक कर सकते हैं। ये जो आपको जो लाइनिंग आपको दिखती है बीच में, तो ये लाइनिंग आपको ऐसे भी कर सकते हैं आप नॉर्मली, आप एक इस व्यू में भी देख सकते हैं। 500 मिलीसेकंड पर रखा है मैंने। ठीक है, ऑन ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। इसके बाद ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, ये छोटी सी लाइनिंग है, एकदम बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि एकदम प्रॉपर ग्लिच तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक ग्लिच का ही फॉर्म है ये, और जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कैप्चर करके भी दिखाया, तो इसके ग्लिच का जो रीज़न है, एक तो कैपेसिटर लीक होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आगे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, रन के सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ग्लिच हो सकती है, या हो सकता है ये 3 वोल्ट कहीं और जा रही होगी जिसकी वजह से वो रिटर्न ग्लिच पैदा कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर ग्लिच की है। अब हम क्या करेंगे, ग्लिच हटाने के लिए पहले हम इस कैपेसिटर को यहाँ से तोड़ेंगे, फिर यहाँ पर कुछ लगा देंगे, क्योंकि ये खोलने में तो मान लीजिए अगर इसको आप निकालना चाह रहे हैं इस तरह से हीट मार के, तो वैसे भी जल के ये दोबारा लगने लायक नहीं रहेगा। अब ऑन करते हैं, देखते हैं, अभी भी दिखाएगा हो सकता है क्योंकि कैपेसिटर तो है नहीं, लेकिन देखिए एम्पेयर आप कुछ बढ़ता हुआ नज़र आया, आपको दिखा था, ये एम्पेयर आपको बढ़ गया है। अब मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाऊंगा, पहले कंफर्म करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कोई एक कैपेसिटर ढूंढ लेता हूँ किसी बोर्ड से। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है जिसके अंदर मुझे ये 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दिख रहा है। इसको मैं यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं निकालूंगा। तो पहले सरफेस को यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से निकालते हैं। टू 220 थोड़ा सा कम होता है, लेकिन 330 यूजुअली मैं लगाता हूँ, और लगाते लगाते ख़त्म हो चुका है, तो अब जो मिलता है वही लगा देता हूँ। अगर प्रॉब्लम करेगी तो फिर चेंज करेंगे, 330 का लगाएंगे, और नहीं तो फिर अगर ये चल गई तो। आज मेरे लिए ग्लिच डे ही है, सुबह से चौथा केस होगा मेरा ये, जिसमें इसमें भी देखिए यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें भी वही ग्लिच ही था 3-5 पर, तो सब आज ग्लिच ही मुझे मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब मेरे पास इतनी क्वांटिटी आ रही है तो आपके पास भी आती होगी। तो DSO बहुत ही ज़रूरी है आपके काम के लिए। तो मैं बार बार इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि DSO एक अच्छा हथियार है रिपेयर करने के लिए, और ये आपको चाहिए होगा। अगर नहीं यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, मल्टीमीटर से भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो फॉल्ट होती है ना, इसको आप नहीं कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, फिर आप आगे ही चेक करते रह जाएंगे कि रैम नहीं बन रही है, तो चलो रैम चेंज करते हैं या रैम की सप्लाई बनाते हैं। तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर पावर लगाऊंगा, थोड़ा ठंडा हो लेते हैं, ज़्यादा गर्म होगा तो इम्पीडेंस की वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो चलिए अब पावर लगाते हैं और देखते हैं। तो अभी भी कंडीशन तो मुझे लगता है सेम ही है। तो अब आगे देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। पहले जो मेरा प्रॉब्लम था वो हटा कि नहीं वो देखेंगे। तो ये एरिया है मेरा जहाँ पर ये ग्लिच आ रही थी। अब मैं फिर से इसको कैप्चर करूँगा और ये देखने की कोशिश करूँगा
कि क्या वो ग्लिच जो हमें दिखा रहा था वो दोबारा दिखाता है कि नहीं। ऑफ कर दिया मैंने, ऑन किया, ये देखिए अभी एक ग्लिच दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको, देखिए, देखा, ये देखिए एक ग्लिच दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है ना। यानी ये ग्लिच इसकी वजह से नहीं है, इस कैपेसिटर की वजह से नहीं, लेकिन है प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया कि इस आउटपुट में जहाँ जहाँ ये 3 वोल्ट सस्पेंड, ये जो सस्पेंड मोड में है अभी, जहाँ जा रही है किसी एक कंपोनेंट की खराबी की वजह से वो रिवर्स यहीं तक आ रहा है, जो कि कभी भी ऑन पूरी तरह से नहीं होने देगा लैपटॉप को। तो इसको हटाना है, सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि इसको हटाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस S0 वाली को निकालते हैं। तो एक मेन पॉइंट होता है ये कि S0 पर जारी होती है ये, तो S0 वाली लोड स्विच को हम यहाँ से निकालेंगे। और ये शॉर्टिंग नहीं होता है, ठीक है, इसमें आप शॉर्टिंग से तो बहुत रेयर चांस है कि आप शॉर्टिंग से इसको पता कर पाएंगे कि क्या खराब है बोर्ड के अंदर। लेकिन आपको फाइंड तो वही करना है जो मैंने आपको बताया है कि वो जो ग्लिच दौड़ रहा है उस ग्लिच को ही आपको सॉर्ट करना है। अब मैं पावर लगाता हूँ और ऑन करता हूँ, तो बोर्ड ऑन हो गया है। तो इससे तो हमें ये कंफर्म होता है कि हमारा ग्लिच हट चुका है। लेकिन अभी मैं उसको दोबारा लगाऊंगा तो फिर ग्लिच आ जाएगा। अब मैं आपको DSO पर दिखा देता हूँ कि वो जो ग्लिच आपको आ रही थी, ये देखिए, अब वो जो आपको दौड़ता हुआ नज़र आ रहा था, दिखा था ना, गौर से नहीं देखा तो पीछे जाके दोबारा देख लीजिए। ये जो ग्लिच आपको यहाँ से दौड़ती भी भागती भी जा रही थी, एक लाइन थी पतली सी, शुरू से मैं आखिर तक वही दिखा रहा हूँ आपको, ये ग्लिच कहलाता है। और ये एक कॉमन फॉल्ट है लैपटॉप के नॉट पावरिंग ऑन में, या प्रॉपर नॉट जो है आपका बोर्ड ऑन हो पा रहा है। अब जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि एम्पेयर जो है 199 हो चुका है। लोड कम इसलिए है कि अभी S0 की वोल्टेज बननी बाकी है। S0 बनेगी तो ही आपकी PCH प्रॉपर ऑन हो पाएगी। तो अभी S0 की 5 वोल्ट भी नहीं है, S0 की 3 वोल्ट भी नहीं है। तो बहरहाल हमारी बोर्ड जो है कंप्लीट ऑन हो चुकी है। अभी देखेंगे रैम की भी वोल्टेज हमें प्रॉपर मिल चुकी है। आप DSO पर देख सकते हैं कि ये रैम की PWM है। और रैम की आउटपुट वोल्टेज अगर चेक करें हम, तो 1 वोल्ट डिवीजन कर लेते हैं इसको, तो ये 1 जो भी होगा वोल्टेज 1.35 वोल्ट के करीब है अराउंड। तो चलिए इसको सेट ही कर लेते हैं। तो 1.28 वोल्ट के करीब आपको यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और PCH की देखते हैं, तो देखिए PCH भी, इसका सीधा मतलब क्या हुआ, इसका मैं जो PCH चेक कर रहा हूँ, इसका यहाँ पर 2 मतलब है। इसको जो चेक कर रहा हूँ मैं, इस वाले पॉइंट को, इससे हमारा SLP S4 कंफर्म हो रहा है, जो कि यहाँ पर बन रही है, जिसकी वजह से वही अनेबल मिसिंग था यहाँ पर। और SLP S3 की वजह से 1.05 बन रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी अब दोनों अनेबल जो कि गिर रही थी वो आ रही है। तो ये देखिए एक्सपोनेंशियल फॉल डाउन ये हो रही थी ना, ये वाली जो सप्लाई थी SLP S3 वाली, ये हमें, तो यहाँ पर जो आपकी जो वोल्टेज बन रही है, जो भी अनेबलिंग आ रही है इसकी, वो यहाँ पर अब स्टैग्नेंट है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉल डाउन नहीं है। कोर अभी आपको नहीं मिलने वाली है, जो कोर मैं चेक कर रहा हूँ, कोर की सप्लाई यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कोर जनरेट होने के लिए S0 ओके होना ज़रूरी है। तो अब हम आगे देखेंगे कि किसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो पहले थोड़ा सा मैं डायग्नोस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सोल्यूशन दिखा दूंगा। जैसा कि अभी तक ये पता ठीक से नहीं चल रहा था कि किसकी वजह से ये ग्लिच आ रही है, तो अभी मैंने थोड़ा सा वोल्टेज इंजेक्ट किया इस पॉइंट पर, तो कुछ ज़्यादा लोड उठा रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि इसमें कितनी इम्पीडेंस आ रही है। तो ये है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ऑलवेज जो भी 3.3 वोल्ट S5 बनेगा या सस्पेंड जो भी बनेगी यहाँ पर, ये ऑयल है, यानी लिमिट से बाहर है, ये जितना भी इसका लिमिट है। यहाँ पर 19 ओम आ रही है, ये है 3 वोल्ट S0। 5 वोल्ट की कंडीशन चेक करते हैं, तो ये तो हेल्दी है, आउटपुट भी हेल्दी है। लेकिन ये जो है 19, ये यहाँ पर सही नहीं है। अब इसको मुझे लग रहा है कि बहुत जगह जाती है, तो सबसे तो मेन है कि मुझे लग रहा था कि 6 जनरेशन होगा तो बच गई होगी, ये 4 निकला, ये 4 या 5 जनरेशन है। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ,
ठीक है, अभी 2.3 वोल्ट है ये वाला पावर सप्लाई है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, शायद कुछ और निकल जाए। लगता है चला गया शॉर्टिंग, क्योंकि यहाँ पे 3 वोल्ट बनना है। तो देखिए थोड़ा सा एक लिमिट के बाद ये बहुत ज़्यादा उठा लेता है, कुछ एक लिमिट के बाद। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है ऑफिस का। और जैसे ही मैं पीसीएच के पास लाता हूँ तो ये देखिए, ये तो बॉयल हो रहा है एकदम। ठीक है, 30, 41, 46 तक पहुँच जा रहा है ये। थोड़ा ऊपर से करके दिखाता हूँ, 44 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पर बॉयल हो रहा है ये। तो इसका मतलब है कि इसका पीसीएच चला गया है और पीसीएच निकाल के, यानी पूरी यूनिट चेंज करनी होगी। और देखता हूँ कि मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं, अगर होगा तो चेंज करूँगा। चेंज करने से पहले मैं कस्टमर को अप्रूवल दूंगा। अगर वो अप्रूव कर जाता है तो 100% मेरा बोर्ड ठीक हो जाएगा। 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबिलिटी, अप्रूवल। अगर ये दोनों चीज़ होगा तो ही मैं पूरा कंप्लीट वीडियो आपको दिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने डायग्नोसिंग तक पहुंचा हूँ, मुझे लग रहा था कुछ नॉर्मल चीज़ शॉर्ट होगा, क्योंकि मैं लाइव केस बना रहा था। तो जो निकला मैंने वो आपको दिखा दिया। शॉर्ट ये है, इसकी वजह से ये ग्लिच आ रही है 3 की। जैसे ही मैं इसे निकाल दूंगा तो ये ग्लिच हट जाएगी। उसके बाद जो है नई प्रोसेसर लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि समटाइम लाइव केस बनाने में ये होता है कि हमें लग रहा होता है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ प्रॉब्लम होगी। मुझे लगा था कि साउंड ऐसी ख़राब होगी। जनरली इस तरह की प्रॉब्लम मैंने साउंड ऐसी की वजह से देखी है, लेकिन हम कुछ गेस नहीं कर सकते हैं। एक लॉजिक है, उसे फॉलो करना है, उसी पर हम काम करते हैं और उसी को काम कर करके हम रूट कॉज तक पहुंचते हैं। और यही चीज़ हम सिखाते भी हैं आप लोगों को। और जितने लोग आपने सीखा है अभी तक, तो आपने भी देखा होगा कि हम स्टेप ऐसे ही फॉलो करवाते हैं। क्योंकि अगर आपका लॉजिक लेवल ठीक है तो आप डायग्नोस तो कर लेंगे किसी भी चीज़ को। अब चेंज करना या ना करना, मैंने आपको 2 बातें बताई यहाँ पर। एक तो आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है वो प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए, चाहे स्क्रैप बोर्ड में या नया। दूसरी चीज़ है कि कस्टमर का अप्रूवल भी चाहिए होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वारीज है कि हम कैसे सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, तो आप हमसे हमारा एक डेमो वीडियो मांग सकते हैं। और उसके लिए आपके पास यहाँ पर नंबर जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, आप इस पर आप क्वारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास मैं बिज़ी रहता हूँ ज़्यादा, तो कॉल पिकअप नहीं कर पाता हूँ। तो बेहतर है कि आप व्हाट्सएप पर क्वारी कर लीजिए, दोनों में से किसी भी नंबर पर, या आप यूट्यूब पर भी क्वारी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये केस स्टडी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए। और आप अगर हमारे चैनल को बहुत दिनों से देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले केस स्टडी के साथ अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।